हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हाउ टू मेजर द टाइम, डिस्टेंस एंड मास, तो उसी के कंटिन्यूटी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट थोड़ा सा हल्का सा वास्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको आज ही खत्म करूंगा। तो मैं इसमें थ्योरी भी लूंगा और न्यूमेरिकल भी लूंगा। तो सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करूंगा, देन आई विल कम टू न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर की। व्हाट इज एरर? तो एरर का होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी होता है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स क्या है, हमारा एक फैक्ट पे निर्धारित है। कोई भी चीज़ हम लोग फैक्ट पे पढ़ते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस। उन ऑब्जर्वेशंस में कुछ ना कुछ हमारा क्या रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है। तो ये अनसर्टेनिटी क्या है कि जैसे कि मैंने किसी एक लेंथ को मेजर किया, तो उस लेंथ को मेजर करने में जो रियल वैल्यू होगी, हो सकता है कि मेरा स्केल में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, या फिर मेरा देखने की कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ जो सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस है, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। ठीक है, तो वो एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी जो पैदा होती हैं, वही हमारी किस में आती हैं, एरर इन मेजरमेंट में आती हैं। ओके, तो हम इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो एरर क्या है? Error is a certainty that occurred when some observations are taken using some instrument. Okay, तो हम उसे क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो आई होप एरर समझ में आया होगा। दिस इज अनसर्टेनिटी। तो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करे हैं, तो उसमें सारी की सारी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह लिखूंगा नहीं, ना थ्योरी लिखूंगा, मैं सीधा समझाता जाऊंगा। तो एरर आई होप समझ में आया होगा। अब एरर के बाद में हम कुछ टर्म्स हैं, उनको जरूरी है पढ़ना। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रिसीजन। व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन जो होता है वो आपका रेजोल्यूशन के समान होता है, रेजोल्यूशन। तो अब रेजोल्यूशन क्या है, मतलब कि कोई चीज कितनी, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उस इंस्ट्रूमेंट की सबसे लीस्ट वैल्यू, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन या फिर रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक स्केल लिया, ये स्केल आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके आपका 10 सेंटीमीटर तक होगा। अब इस 0 से लेके 1 तक में मैंने कितने डिवीजन कर रखे हैं, मैंने और छोटे 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 मैंने 10 डिवीजन कर रखे हैं। तो ये जो पहला वाला होगा वो मेरा क्या होगा, 0.1। देन सेकंड वाला क्या होगा, 0.2। तो जो इसका प्रिसीजन है, तो इसका जो प्रिसीजन होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो जो हमारा 0.1 है वही हमारा क्या है, प्रिसीजन, वही हमारा रिजोल्यूशन है कि इस इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस जो स्केल है, इसका सबसे स्मॉल पार्ट जो हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.1। तो हाउ प्रिसाइजली वी कैन मेजर समथिंग या सम क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। इसको मैं और रिलेट करूंगा जब न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। नंबर 3 फिर आता है आपका एक टर्म, एक्यूरेसी। जब हम प्रिसीजन पढ़ लेते हैं कि कोई वैल्यू कितनी प्रिसाइज है, उसके बाद में हमारी बात आती है कि कोई वैल्यू कितनी एक्यूरेट है। सपोज कि मैंने एक लेंथ नापा, मैंने बोला कि एक लेंथ है 3.67 या 8 सेंटीमीटर, ये मेरा कोई एक लेंथ है। अब ये जो लेंथ है वो आपका ट्रू वैल्यू हो गया, मैंने आपको बोल दिया कि ये जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है, मतलब रियल वैल्यू, प्रिसाइजली, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है ये। ठीक है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा यूजिंग सम स्केल, तो मुझे मिलेगा 3.6 सेंटीमीटर, सपोज मुझे मिला। तो ये जो 3.6 सेंटीमीटर है, ये सब इसकी क्या है, एक्यूरेसी है, कि ये कितना एक्यूरेट आंसर हमारा ट्रू वैल्यू से मैच करता है। तो बेसिकली एक्यूरेसी क्या है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजर्ड वैल्यू जो हमारी आई है वो ट्रू वैल्यू से कितना ज्यादा एक्यूरेट बैठ रही है, कितने करीब है उसके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों को मैं रिलेट करता हूं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था, एग्जांपल लिया था कि मैंने एक लेंथ मेजर किया, जो कि सॉरी ट्रू वैल्यू दे रखी थी उसकी 3.678। फिर मैंने जो मेजर किया, यहाँ पे जो मैंने स्केल लिया है मेजर करने के लिए, उसका मेरा जो रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन आपका 0.1 सेंटीमीटर है।
तो जब इसका रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर होगा तब मेरा जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में होगा, 3.6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो स्केल है उसका रेजोल्यूशन मैं देखिए चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने जो रेजोल्यूशन लिया है वो 0.01 सेंटीमीटर लिया है। तो जब मैं इसका रेजोल्यूशन कितना कर दूंगा, 0.01 कर दूंगा, तो जो मेरा आंसर जाएगा वो डबल डेसिमल तक जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब रेजोल्यूशन मेन है कितना, 0.01। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेरा और प्रिसाइज वैल्यू उसको दे रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे जैसे मेरा प्रिसीजन की वैल्यू जो है वो मेरी और लेस होती जा रही है। यहाँ पे देखिए 0.1 थी, यहाँ पे 0.01, तो इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू है, आपकी 0.1 बड़ी है, 0.01 छोटी है। तो जितना जितना मेरा प्रिसीजन छोटा होता जाता है, प्रिसीजन का वैल्यू छोटा होता जा रहा है, उतना ही मेरा एक्यूरेसी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अभी देखिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो स्केल का जो रेजोल्यूशन था मेरा, अब वो मैं 0.01 सेंटीमीटर ले लिया। तो मैं रेजोल्यूशन की वैल्यू को और छोटा किया, ये 10 की पावर -3, ये -2, ये -1, और यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो एक्यूरेटली कितना आ जाएगा, 3.762, ये मेरी एक्यूरेसी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये तीनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मोर एक्यूरेट है, तो आप क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद में देखेंगे कि किसकी ज़्यादा वैल्यू है जो मैच कर रही है। तो यहाँ 3.678 है, यहाँ पे भी 3.678 है, तो ये क्या है, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये मोर एक्यूरेट है किसके, ट्रू वैल्यू के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे भले ही ये वैल्यू इसके लमसम है, लेकिन ये मोर एक्यूरेट नहीं है इसके कंपैरिजन में। वैसे ये वाली इसके कंपैरिजन और इसके कंपैरिजन में मोर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजोल्यूशन जो है इसका वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि अगर इफ प्रिसीजन वैल्यू इंक्रीजेज, मतलब प्रिसीजन की वैल्यू अगर बढ़ रही है, देन एक्यूरेसी डिक्रीजेज। मैं यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, प्रिसीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रिसीजन जो रेजोल्यूशन आपने लिया है उसकी वैल्यू की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एल्स वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब जब तुम्हारा एक्यूरेसी जो बढ़ेगा तो प्रिसीजन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार डाल लीजिए। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, आप हायर एजुकेशन में जब जाएंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के खिलाफ। तो आई होप कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन दोनों को मैं आगे जाके न्यूमेरिकल्स में और ज़्यादा रिलेट करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, तब तक मैं आगे कर। तो अब मैं बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, तो एरर के टाइप को जो डिफाइन किया गया है वो इसकी प्रॉपर्टीज से डिफाइन किया गया है। मतलब कोई एरर कैसे निकल के आता है या हमें कोई एरर कैसे मिलता है, उसी हिसाब से हमने इसका नेम रखा है। तो इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 है आपका सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकंड है आपका रैंडम एरर। ओके, तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। तो सबसे पहले हम सिस्टमैटिक एरर के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर जो होती है हमारी, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही प्रेजेंट होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती हैं जो कि हमारी वजह से भी, गलती की वजह से आ सकती हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आ सकती हैं, या किसी इम्परफेक्शन की वजह से आ सकती है। उस एरर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। समझ में आया? मतलब कि सपोज मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ टेबल बना रहा था कोई एक्सपेरिमेंट की, उस टेबल में एब्जॉर्व करते समय 2.69 वैल्यू अगर आई, मैं 2.67 लिख दिया गलती से, तो ये मेरे से एरर हो गया। एंड सपोज कि मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, थर्मामीटर यूज़ किया, अब मैंने उसे सही से प्लेस नहीं कर पाया। बहुत से लोग आर्म पिट पे रखते हैं, बहुत से लोग टंग के नीचे रखते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज दे देता है, लेकिन ओरिजिनल जो टेम्परेचर है बॉडी का वो तो नहीं देगा। तो ये क्या है, एरर हो गया। तो ये भी आपका कैसा है, सिस्टमैटिक एरर है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किसी इम्परफेक्शन की वजह से, या किसी ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से जो एरर्स आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो मैं सिस्टमैटिक एरर समझ में आया होगा और मैं उसके टाइप्स को बताता हूँ यहाँ पे। तो सिस्टमैटिक एरर में हमारे 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है,
द एरर occurred due to instrument inaccuracy called as इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखा है, आप नोट्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप देखना, तो मैंने पूरा उसमें लिख रखा है अपने हाथों से, ठीक है। तो जो ऐसी एरर जो कि किसकी वजह से हमारी आती है, इंस्ट्रूमेंट की इनएक्यूरेसी की वजह से। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इसका आपको देता हूँ कि जैसे कि आप फिजिक्स की लैब में गए और वर्नियर कैलिपर देखा होगा आपने। वर्नियर कैलिपर में कुछ ऐसा रहता है, उसमें ऐसा ऐसा करके 2 चिमटी लगा रहता है, ठीक है। ये तो वर्नियर कैलिपर में क्या रहता है कि 2 स्केल्स होती हैं, एक आपका रहता है वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल, ठीक है। तो एक स्केल तो इसके ऊपर बनी रहती है और एक स्केल इसके ऊपर गोल बनी रहती है। तो इन दोनों का जो टिप है वो 0 to 0 क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। दोनों के दोनों कैसे करने चाहिए, कोइंसाइड। अब बाय चांस मेरी इस इंस्ट्रूमेंट या वर्नियर कैलिपर हो गया मेरा पुराना, अब ये पुराने वर्नियर कैलिपर में क्या है कि मेरा जो 0 और 0 कोइंसाइड होना चाहिए वो स्लाइटली डिफरेंट आ रहा है, मतलब वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो ये जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो हम इससे कोई चीज़ मेजर करेंगे तो क्या ये हमें एक्यूरेटली वो चीज़ दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। तो इस टाइप की एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। अब ऐसा फिर आप टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर ले गए आए, अब वो थर्मामीटर हो सकता है कि बाई चांस उसमें कुछ गड़बड़ हो, है ना। अब वो जो टेम्परेचर आपको दिखाना चाहता है वो टेम्परेचर आपका नहीं दिखाएगा। तो ये सब कैसी है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। या फिर मैंने कोई एक स्केल लिया, स्केल में मेरा आगे का थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया हो जैसे, या फिर किसी चलते चलते पुराना हो गया स्केल, उसका जो नंबर लिखे रहते हैं वो थोड़ा मिसप्रिंट, मतलब दिखना इनविजिबल होने लगे। तो वो इनविजिबिलिटी के कारण मतलब क्या होगा कि मैं अगर कोई मेजर करने वाला होऊंगा डिस्टेंस, तो हमें क्या देगा, थोड़ा सा आगे या पीछे वो चीज़ दे देगा। तो हमारा ये सारी एरर किस में आती है, इंस्ट्रूमेंट में। सीधा से मतलब इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है और उसकी वजह से हमारे ऑब्जर्वेशन में कोई एरर आती है तो वही हमारी क्या कहलाती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो वो किस में चली जाती है, आपकी सिस्टमैटिक एरर में चली जाती है, ठीक है। ओके, तो सेकंड है आपका इम्परफेक्शन इन टेक्निक। कभी कभार हमारी जो एरर्स होती हैं वो टेक्निक गलत होने की वजह से भी आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं तो हमारे कभी आर्म पिट पे थर्मामीटर पुट कर दिया जाता है या फिर माउथ में कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब टेक्निक थोड़ा सा क्या रहता है कि ऑब्जर्व कम कर पाती है टेम्परेचर को। तो हो सकता है कि आपका माउथ में टेम्परेचर और ज़्यादा एक्यूरेट आ रहा हो या फिर आर्म पिट में ज़्यादा एक्यूरेट आ रहा हो, तो टेक्निक आपका होना चाहिए करेक्ट। या फिर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने का जो प्रिकॉशंस थे वो मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए कि उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए था, उस एरिया का वो आइसोलेट होना चाहिए था एरिया, या फिर जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया था वो ऐसा होना चाहिए था, आपका करने का तरीका कुछ होना चाहिए था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब इम्परफेक्ट होती हैं तुम्हारा क्या आ जाता है, इम्परफेक्शन की वजह से एरर आ जाता है। तो आप भाई आई होप समझ में आया होगा। एरर्स अकर्ड ड्यू टू इम्परफेक्शन इन टेक्निक, ठीक है। तो जो टेक्निक की वजह से इम्परफेक्शन आता है वही इम्परफेक्शन एरर हो जाता है। और थर्ड है आपका पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर मतलब ऐसी एरर जो कि ह्यूमन की वजह से अकर्ड होती हैं। सपोज कि मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था पेंडुलम का, तो पेंडुलम का मैं टाइम पीरियड मेजर करने वाला था। तो वो टाइम पीरियड जो मैं पेंडुलम का वॉच कर रहा था वो मैंने थोड़ा सा तिरछा मेजर किया, बल्कि मुझे पेंडुलम के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था, मैं थोड़ा सा हल्का सा इधर हो गया। तो जितना टाइम मुझे दिखना चाहिए था उतना टाइम पीरियड अब नहीं दिखेगा। तो ऐसा इस सब चीज़ों की वजह से जो हमारे वजह से चीज़ें आती हैं, या फिर मैंने कहीं हमारे आई विजिबिलिटी की वजह से थोड़ा मैंने कोई गलत वैल्यू को नोट कर लिया, तो ये सब की सब जो वैल्यूज या एरर आती हैं वो सब की सब किस में होती है, हमारी पर्सनल एरर्स में आती हैं। तो मैं इसको ह्यूमन एरर भी लिखता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एक ही नाम दे सकता हूँ, ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर। द एरर्स दैट अकर्ड ड्यू टू ह्यूमंस की वजह से जो एरर अगर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे
रैंडम एरर। अब इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, मतलब रैंडम। दीज एरर्स अकर्ड रैंडमली और ड्यू टू इरेगुलरिटी। ठीक है, तो ये जो एरर्स होती हैं वो कैसे अगर होती हैं हमारी रैंडमली और या फिर इरेगुलरली अकर होती हैं। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें जो हमने वोल्टेज सप्लाई दिया था, सपोज वो फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो ये जो होता है वो फ्लक्चुएशंस की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? फ्लक्चुएशंस की वजह से आता है। फ्लक्चुएशन आपका कैसे हो सकता है? टेम्परेचर वेरिएंस, टेम्परेचर वेरिएबल हो, मतलब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो, वोल्टेज वेरिएबल हो, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो, वोल्टेज वेरिएबल हो। ठीक है, तो इन सब के कारण में से और भी कारण है, तो इन सब के कारण की वजह से हमारा क्या आ जाता है? रैंडम एरर आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है। सपोज कि मुझे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था 50 वोल्ट पे, ठीक है, लेकिन जो मेरा सप्लाई है वो कभी 49 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 51 हो जाता है, तो इस रेंज में आ रहा है। तो जब मैं 49 पे कोई ऑब्जर्वेशन लूंगा तो वो क्या 50 से सेम होगा? नहीं होगा। तो इनकी वजह से क्या आ जाता है वहाँ पे? अगर हो जाती है कौन सी? रैंडम एरर। तो आई होप कि ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको राइट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर की। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट एरर है क्या? लीस्ट काउंट एरर जो है हमारा वो रिजोल्यूशन और प्रिसीजन से रिलेटेड है। मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट वो कितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, और उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम लोग लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं लीस्ट काउंट बता देता हूं आपको कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट इज नथिंग बट प्रिसीजन और रेजोल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग इसको। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसका क्या मिनिमम वैल्यू मेजर किया जा सकता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट बोलेंगे। जैसा नाम भी है इसका, लीस्ट मतलब कम, काउंट मतलब काउंट। ठीक है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू और क्वांटिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कोई हम लोग क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट कहेंगे। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसकी मिनिमम वैल्यू को क्या मेजर करी जा सकती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। और इसी को तो हम लोग रिजोल्यूशन बोल रहे थे, अभी मैंने जब प्रिसीजन पढ़ाया था तो उसमें बताया था। ठीक है, और ये इसकी वजह से जो एरर आती है उसी को हम लोग लीस्ट काउंट एरर बोल देते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अभी स्केल यूज कर रहा हूँ टू मेजर अ लेंथ, तो स्केल जब मैं नॉर्मल वाला स्केल मेजर करूंगा तो उसका प्रिसीजन क्या होगा? प्रिसीजन या फिर लीस्ट काउंट या फिर रिजोल्यूशन, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्ट्रूमेंट या प्रिसीजन और काउंट या फिर रिजोल्यूशन। तो जब मैं स्केल मेजर कर रहा था तो स्केल में आपका 0.1 सेंटीमीटर का रिजोल्यूशन था। मैं वर्नियर कैलिपर यूज किया। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में मेरा जो रिजोल्यूशन था वो 0.01 सेंटीमीटर हो गया। और जब मैं इसी को इसकी जगह पे जब मैं स्फेरोमीटर यूज किया तो स्फेरोमीटर ने मुझे 0.001 सेंटीमीटर दे दिया। तो कौन सा मोर प्रिसाइजली हो गया? प्रिसाइजली तो ये हो गया, लेकिन इसकी प्रिसीजन वैल्यू जो है वो क्या है? सबसे मिनिमम है। तो ये हमेशा क्या देगा? एक्यूरेट वैल्यू देगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, तो यही जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट एरर। यही क्या हो जाएगा इसका? लीस्ट काउंट एरर। समझ में आया? द एरर दैट अकर्ड ड्यू टू द एट लीस्ट मिनिमम और लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। ओके, आई होप तो समझ में आया होगा लीस्ट काउंट के बारे में। तो नेक्स्ट मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ कि रिलेटिव एरर क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, या फिर मीन एरर क्या होता है।
तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एरर का कॉम्बिनेशंस क्या होता है, मतलब अगर कोई डिवीजन या फिर मैथमेटिकल टूल आ जाएगा तो हम किसी की एरर को कैसे फाइंड करेंगे। देन आफ्टर आई विल टेक एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व दिस। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारा हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मीन, उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, उसके बाद में रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक है। इसके मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, तो ये आपको ये निकालते आना चाहिए बड़ी आसानी से। इसमें जेई मेंस हो गया, नीट हो गया और बोर्ड एग्जाम हो गया, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मैं कर लेता हूँ कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आई परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे क्या मिलेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, है ना। जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं ना अपने प्रैक्टिकल की कॉपी पे, ठीक है। तो मैंने उन ऑब्जर्वेशंस को मान लिया कि A1, A2, A3 ऐसा करके मैंने एन एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जर्वेशंस ले लिए मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इन तीनों वैल्यूज को निकालूंगा कि हाउ टू वी कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहले आपका मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम लोग मैथ में किसी भी चीज़ का मीन निकालते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, उनका टोटल सम करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना, यही ऐसे ही मीन निकालते हैं। ये तो सिंपल है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मीन निकालने वाला हूँ ए का। तो क्या करूँगा, मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दूंगा, सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू को, ठीक है। और किससे डिवाइड कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब आप ध्यान रखिए कि जैसे मेरा कोई वैल्यू में ऑब्जर्वेशंस निकाला तो बार बार कोई 1.2, 1.23, 1.4, 1.3 ऐसे करके आएगा। उन सारी वैल्यूज़ को मैं उससे उसके नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा क्या आएगा, एक प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज वैल्यू आएगा। अब यही मोर प्रिसाइज वैल्यू तो हमें चाहिए था, इसीलिए तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या किया था, नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम किया, 10 बार परफॉर्म किया, उन 10 की मैंने मीन वैल्यू निकाली, तो हमारी एक ट्रू वैल्यू के हम नियरली पहुंच जाएंगे। तो जो मेरा ए मीन आता है, ए मीन जो होता है वो मोर प्रिसाइज होता है। ओके, मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो हम इसको नियरली ट्रू वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, क्या करके चलते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये ट्रू वैल्यू है नहीं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम लोग मान के चलते हैं कि हम जो हम मीन निकाले हैं वो हमारा ट्रू वैल्यू के अप्रोक्सीमेट है, तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू पे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू आ गया। एब्सोल्यूट एरर में हम लोग, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। मतलब कि सपोज मैंने पहली बार में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू आई वो कितनी थी, A1। अब मैं क्या करूंगा, अपनी मीन वैल्यू को और इसकी वैल्यू को दोनों का मैं क्या निकाल दूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। अब वो डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो मैं निकालता हूँ। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में निकाल रहा हूँ सबसे पहले फर्स्ट के लिए। तो जब मैं फर्स्ट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो मैंने जैसे कि स्टेटमेंट बोला, इट इज द डिफरेंस ऑफ या बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो किस किस के बीच का ये हो गया, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। तो यहाँ पे जब मुझे ट्रू वैल्यू है पता नहीं, लेकिन मैं उसके लिए क्या निकाल चुका हूँ, मीन, और उस मैंने मीन की वैल्यू को क्या माना था, ट्रू वैल्यू मान के चला हूँ मैं। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस का एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो वो मेरा क्या आएगा, A1 माइनस A मीन आएगा। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सेकंड का निकालूंगा, तो सेकंड का क्या आएगा, A2 माइनस A मीन। ऐसे ही मैं थर्ड का निकालूंगा, इसका क्या आएगा, A3 माइनस A मीन। ऐसे ही मैं 4 का निकालूंगा तो क्या आएगा, A4 माइनस A मीन। ऐसे ही करके मैं nth का निकालूंगा तो AN माइनस A मीन आएगा। तो यही जो सारी की सारी ये वैल्यूज आ रही है, यही तो मेरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब इसमें हो सकता है कि कोई वैल्यू हमारी मीन से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई वैल्यू हमारी मीन से कम भी हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू is denoted by mode of
डेल ए। ठीक है, इस तरीके से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें अगर मोड लगा है तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एरर लिखिए, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो भले ही हमारे यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आए, लेकिन हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे मोड ले लेंगे। तो मोड लेने की वजह से ये जो एब्सोल्यूट एरर्स जितनी भी होती है सारी की सारी हमारी कैसी हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि एब्सोल्यूट एरर का भी अब मैं मीन निकालूंगा। अब जब एब्सोल्यूट एरर में निकाल लिया, लेकिन हमें एक्यूरेट एक एरर भी तो चाहिए। अब ये जो सारी की सारी एरर आ रही है एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की आ रही है, लेकिन हमें इनमें भी एक ऐसी एरर चाहिए जो कि मोर प्रिसाइज हो। ठीक है, तो मोर प्रिसाइज एरर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मीन निकालूंगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मैं मीन निकालूंगा। तो जब मैं एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, डेल ऑफ A1, डेल ऑफ A2, डेल ऑफ A3, सारे के सारे जितनी भी मैंने एरर्स एब्सोल्यूट एरर निकाली है उन सब का मैं क्या कर दूंगा, एडिशन परफॉर्म कर दूंगा। एडिशन परफॉर्म करने के बाद कि मैं इससे किससे डिवाइड कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ एरर्स से। जितनी भी एरर है मेरे पास कितनी है, यहाँ पे n है, मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूँ कि मतलब ए मीन का फॉर्मूला ये होता है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट का इसमें से इसे माइनस करना है। आप एकदम रिलेट करके चलिए कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारी मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू को हमने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन n। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसका, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन माइनस ट्रू वैल्यू, या तो ट्रू वैल्यू को क्या माना हमने, मीन वैल्यू। तो ऐसे करके रिलेटेबल पढ़ेंगे तो हमें फॉर्मूला होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमारा ये सारे का सारे वैल्यू आ जाए तो मैंने न्यूमेरिकल में बताऊंगा अभी कि कैसे करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फार्मूला बोल दिया मैं, इसका क्या निकालूंगा मैं, एवरेज। तो एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन या एवरेज एक ही बात है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, इसको एक और तरीके से वैसे लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, i इज इक्वल टू 1 से लगा के n तक, फिर a n। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको, अपॉन में n। वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लगा के n तक, मोड ऑफ डेल a n अपॉन n। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर के बारे में पता चला होगा, मीन वैल्यू के बारे में पता चला होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है एंड परसेंटेज एरर क्या होता है। ओके, आप इसको नोट करिए, तब तक मैं इसे रख। ओके, तो अब लोग बात करते हैं रिलेटिव एरर की। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या है कि हमने क्या किया कि जब भी हम एब्सोल्यूट मीन निकाले थे तो वो इतना प्रिसाइज नहीं था। इंस्टीड ऑफ दिस हमने क्या किया, रिलेटिव एरर पे जाना स्टार्ट किया है। रिलेटिव एरर हमें और ज़्यादा मोर एक्यूरेट वैल्यू को देता है। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो बेसिकली रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। रिलेटिव एरर हमें बताता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर टू द मीन वैल्यू। मतलब जो हमने एब्सोल्यूट मीन एरर जिससे पहले निकाला था उसका हम रेशियो लेंगे किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ। तो हमारा क्या निकल के आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। देखिए कैसे, ये मेरा रिलेटिव एरर हो गया। ठीक है, अब रिलेटिव एरर में मैंने एब्सोल्यूट मीन एरर को लिखना है, तो मैंने एब्सोल्यूट मीन एरर को लिख लिया, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन वैल्यू मतलब ए मीन, यही तो हो गया हमारा। तो डेल ए ऑफ मीन अपॉन ए ऑफ मीन, जिसको मैं यहाँ पे समेशन के फॉर्म में देख लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 1 से n तक, मोड ऑफ ए डेल ऑफ ए। ठीक है, n था अपॉन में n, और इसका क्या था, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, a ऑफ n अपॉन n, जिसमें n से n कट जाएगा। तो ये जो अपनी वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिलेटिव एरर। अब इसी को हम लोग परसेंटेज एरर भी बोलते हैं। तो परसेंटेज एरर में हमारा क्या आ जाता है, बस यहाँ पे हम लोग 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जिससे कि ये परसेंटेज में बदल जाए। तो ये हमारा हो जाता है डेल ए ऑफ मीन डिवाइडेड बाई ए ऑफ मीन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव एरर या फिर
परसेंटेज एरर। ठीक है, तो आई होप की तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसमें हमें कोई चीज़ याद नहीं करनी है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा भी कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन आफ्टर अब मैं मूव करता हूँ कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अब ये कॉन्सेप्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, देखिए जब भी हम कोई चीज़ का एरर फाइंड करते हैं तो सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं कि उसमें इतना प्लस करना है, उसमें इतना माइनस करना है, किसी एक चीज़ की पर्टिकुलर रेंज होती है। तो मैं यहाँ पे आपको रेंज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जब भी हम रेंज देखते हैं तो कितना कोई चीज़ बढ़ सकती है, कितना कोई चीज़ घट सकती है, ऐसे ही तो लिखेंगे। सपोज कि मेरे पास एक कोई ए क्वांटिटी थी, उसमें से मैं प्लस ए और डेल ए यही तो माइनस कर सकता हूँ, जिसमें मेरा ए ये हो जाएगा, ये रियल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ए में या तो हम डेल ए को प्लस करें तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, या फिर डेल ए को माइनस करें तो वो क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। इसी के बीच में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। मतलब जो ए है वो आपका ए प्लस डेल ए और ए माइनस डेल ए के ही बीच में होगा। ठीक है, इसी के बीच में ये आपकी वैल्यू लाई करेगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। इसी वजह से ये हमेशा जो एरर लिखा जाता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी वैल्यू को, क्योंकि उसमें इतना एरर हम मान के चलते हैं कि जो डेल है वही हमारा एरर है, और इतना एरर बढ़ सकता है, इतना एरर घट सकता है, इतना एरर किसी वैल्यू की बढ़ सकती है, इतनी घट सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक क्वांटिटी के बारे में तो हम लोग समझ जाएंगे कि सीधा सीधा उसमें या प्लस करना है या माइनस करना है उससे। लेकिन सपोज कि मेरे पास ऐसी कोई क्वांटिटी आ गई जो कि कॉम्बिनेशन है दो तीन चीज़ों का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स को यूज करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स को हम यूज करते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स को यूज करेंगे। अब सपोज देखिए, सपोज कि मुझे जो निकालना था वो फोर्स निकालना था। अब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब जो मैंने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया है इसमें मेरा समथिंग एरर है, और जो मैंने मास कैलकुलेट किया किसी बॉडी का उसमें भी एरर है। तो अब इन दोनों एरर को क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ना मैं इसका एरर फाइंड कर पाऊंगा। तो मुझे पर्टिकुलरली ए का एरर पता होना चाहिए, एम का पता होना चाहिए, एंड मुझे ये भी आना चाहिए कि इन जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो हम कैसे किसी एक नई चीज़ का जो बन के आती है उसका हम एरर फाइंड करते हैं। तो हम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सपोज कि मुझे डेंसिटी फाइंड करनी है। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अब इससे मुझे क्या पता होना चाहिए कि मास भी पता होना चाहिए और वॉल्यूम, इन दोनों का एरर पता होना चाहिए। साथ में यही पता होना चाहिए कि जब ये दो चीज़ें क्वांटिटी जो है वो डिवीजन में होंगी तब मैं क्या इसमें एरर में परफॉर्म करूंगा, तभी ना मैं इस डेंसिटी का एरर फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, या फिर मेरे पास ऐसा हो सकता है कि एम वी स्क्वायर, ठीक है, जो कि क्या होती है, एनर्जी 1/2 mv²। अब मुझे मास का एरर पता होना चाहिए, वेलोसिटी का एरर पता होना चाहिए, वेलोसिटी का स्क्वायर है अगर तो क्या एरर होता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो सारी की सारी कैलकुलेशन है वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर में मैं तीन चीज़ें लेके चलूंगा। फर्स्ट जो होगा मेरा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज और मोर देन टू क्वांटिटीज। फिर सेकंड मेरा होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मोर देन टू क्वांटिटीज, मोर देन वन क्वांटिटीज। देन आफ्टर मैं पढ़ाऊंगा कि आपको जब किसी क्वांटिटी का पावर हो, ठीक है, उसका k टू दी पावर हो या फिर स्क्वायर क्यूब जो भी हो, k मान के चलते हैं हम लोग एक, तो k टू दी पावर है तब हम उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इन तीन चीज़ों को मैं समझाता हूँ, उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल लूंगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूँ। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लेट कर लिया सबसे पहले मैंने, कोई भी टू क्वांटिटीज है अपने पास में, ठीक है, ए है एंड बी है, तो जो ए का एरर होगा वो डेल ए हो जाएगा, बी का एरर डेल बी। मैंने एक नया ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर दिया जो कि है ए प्लस बी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल ए प्लस माइनस डेल ए, सॉरी, प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, यही ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा, इसको मैं जेड को कैसे लिख सकता हूँ, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों को एक साथ कर लिया, एंड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो सिंपल जब इसको हम इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, एंड जो एरर है प्लस माइनस डेल जेड वो मेरे किसके बराबर हो जाएगी, प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। तो मतलब ये क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरर,
इन दोनों एरर जो क्वांटिटीज थी, इन दोनों के एरर को जब हम एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे तो हमारी जो न्यू क्वांटिटी है z इक्वल टू ए प्लस बी, उसका एरर हमें पता चल जाएगा। तो अगर इसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। नंबर सेकंड है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मतलब कि जब भी अपने पास में दो क्वांटिटी है तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो उन्हें कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जेड जो है हमारे पास में, मैंने मान लिया कि वो है ए मल्टीप्लाई बी, और ए तो है ही अपने पास ए प्लस डेल ए एंड बी प्लस माइनस डेल बी, ये है ना अपनी क्वांटिटी। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो जेड प्लस डेल जेड ये है, ए की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, ए प्लस माइनस डेल ऑफ ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल ऑफ बी। इसे मैं ओपन करने वाला हूँ, तो ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए और प्लस माइनस डेल ए डेल बी, यही ना हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं LHS साइड में डिवाइड कर रहा हूँ बाई जेड एंड ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, RHS डिवाइडेड बाई ए बी। RHS को मैं ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस हो, जेड से जेड में डिवाइड किया, डेल जेड को जेड से डिवाइड किया तो डेल जेड अपॉन जेड आ गया, इसको ए बी से डिवाइड किया 1 हो गया प्लस माइनस, इसको ए बी से डिवाइड किया तो ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा प्लस माइनस, इसको ए बी से डिवाइड किया तो बी से बी कट गया, क्या बचा डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस, इसको डिवाइड किया तो डेल ए एंड डेल बी अपॉन ए बी। अब मुझे आप ध्यान से बताइए, जब ए और बी ये तो दोनों क्वांटिटी बड़ी है और ये जो मेरी है वो क्या है, इन दोनों का एरर है। तो जब मैं इस प्योर क्वांटिटी ट्रू वैल्यू से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, और ज़्यादा छोटी होगी। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, निगलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, निगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इधर देखिए, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इधर देखिए ये इधर भी 1 है और इधर भी 1, मैंने दोनों कट कर दिया और ये मैंने इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये मेरा पार्ट मेरा इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। यहाँ से हमारा ये डेराइव होके आता है। मतलब जब भी अपने पास में कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई ऑपरेशन अगर दिया गया है तो उसमें हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसकी एरर को डिवाइड कर देंगे उसकी वैल्यू से, ऐसे ही सिमिलरली दूसरे के लिए डिवाइड कर देंगे उसकी वैल्यू से, तो जो हमारा वो एरर आ जाएगा डेल जेड अपॉन जेड के बराबर। सेम टू सेम यही चीज़ हमारी सेम, या फिर मैं सिमिलरली लिख देता हूँ, सिमिलरली हमारा किसके लिए परफॉर्म हो जाएगा, डिवीज़न के लिए, डिवीज़न। तो मैं उसे करा नहीं रहा हूँ, दोनों के लिए कैसा रहेगा अपने पास, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें मैंने उसमें लिख रखी हैं कि कैसे करके आया है PDF में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तरीका बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो मतलब ये कैसे वैल्यू आई है। ठीक है, मैं रटा नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ को, कैसे आया करके। ठीक है, नंबर थर्ड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। अब अगर कोई अपने पास में क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ kth पावर, मतलब उस पर कुछ पावर है, कोई भी पावर हो सकती है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 6 7 2/3 रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी हम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। कि सपोज मेरे पास में जो है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे दिया, मैंने लेट कर लिया, तो ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूँ ना। तो जब मैंने यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी किया था तो ध्यान से देखिए ये क्या हुआ था, इसका और इसका दोनों का प्लस माइनस हो गया था। वैसे ही जब मैं इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन वाली और डिवीजन वाली को इधर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 डेल ए अपॉन ए। मतलब ध्यान से देखिए कि जब जितनी पावर होती है उतनी ही पावर उसकी किस में हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ जाती है, उतना ही फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब मैं इन जनरल लिखूंगा यहाँ पे
तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड ऑफ प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस केथ टर्म ऑफ डेल ए ऑफ ए। उतने ही टर्म से क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। तो जो भी क्वेश्चन करेंगे तो हम उनमें ये ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिससे क्या है कि हमारा जो ये डेरिवेशन मैंने करे हैं ये हमारे दिमाग में आ जाए। कभी कभार क्या होता है बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछ लेता है, ठीक है, या डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि एक फॉर्म दे देगा फिर उसमें पूछ लेगा, तो वो डेरिवेशन करते आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दी एरर के। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले एरर में मैंने क्या लिया कि एरर क्या होता है, उसके बाद में मैंने क्लासिफिकेशन समझाया, प्रिसीजन एक्यूरेसी को लिया, उसके बाद में एरर्स को डिफाइन किया कि सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर क्या होती हैं। देन आफ्टर आई केम टू मीन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, जिसमें मैंने मीन वैल्यू बताई, एब्सोल्यूट एरर को बताया, देन रिलेटिव एरर को या परसेंटेज एरर को डिफाइन किया। देन आफ्टर आई टेक कॉम्बिनेशन ऑफ दी एरर। कॉम्बिनेशन एरर में मैंने तीनों केस लिए, ये तीनों केस जो थे न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो मैं जो आगे न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ, कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं एनसीईआरटी के, उन न्यूमेरिकल्स को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा जिससे आपको और दिमाग में सेव होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ओके, तो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो मैंने एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ परपेंडिकुलर रीडिंग टर्न्स आउट टू बी। एक पेंडुलम है, पेंडुलम के टाइम पीरियड के जो ऑक्सीलेशन है उसका टाइम पीरियड की ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, क्या है 2.63, 2.56 ऐसे करके 5 वैल्यूज दी गई हैं। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको डेरिवेशन में इससे पहले कराया था कि रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो उसको हम लोग यूजिंग अ न्यूमेरिकल मेथड समझते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है ये भी समझते हैं, और हमें कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है उसके लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं और उनको नाम दे देते हैं। तो A1 जो है वो आपका कितना है 2.63 सेकेंड, A2 है 2.56 सेकेंड, A3 है 2.42 सेकेंड, A4 है 2.71 सेकेंड और A5 है आपका 2.80 सेकेंड। ये पाँचों के पाँचों दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें पूछा नहीं है लेकिन वो मैं निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, मीन, ऑब्जर्वेशन मीन। अभी ऑब्जर्वेशन मीन में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू वैल्यू होती है वही हम क्या मान के चलते हैं, मीन वैल्यू को मान के चलते हैं। तो सबसे पहले आप सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दीजिए, A4 A5 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि हम लोग मीन निकालते हैं तो इसमें याद करने वाला कोई चीज़ है नहीं। E1 की वैल्यू क्या है 2.63, फिर 2.56, 2.42, 2.71 और 2.8 डिवाइडेड बाय 5। हम इन सबको क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, 6, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12 और 12, 2 कैरी जाएगा 1, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16 और 4, 20, 20 और 5, 25, 25 और 6, 31। ये 3 आ जाएगा, 3 to 5, 5 to 7 to 9 to 11 to 13। आप एक बार ऐड करके देख लेना, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो ये कितना आ जाएगा 5 2 से 10 और 0.56 से 30, 5 2 से 10, 5 4 से 20, ये आ गया 2.62। ये आपका क्या निकल के आ गया, मीन। अब ये जो मीन है मैं इसी को ट्रू वैल्यू मान लूँगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ, ये जो हमारा निकल के आया वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। अब सेकंड हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट, क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मैंने क्या डेफिनेशन बताया था, हमें डेफिनेशन याद रखना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो जब मैं डेल ऑफ ए वन निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा 2.63 माइनस ए मीन, मतलब 2.63 माइनस 2.624। ठीक है, तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो माइनस करेंगे कितना आएगा 10,646 और ये तो सब जीरो ही हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 0.06। फिर हम निकालेंगे डेल ऑफ A2, ऐसे करके सारे ही निकाल लेंगे 2.56,
-2.624। तो मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द मोड। ओके, सो ऑल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें से इसको माइनस करूँगा। तो जब मैं इसमें से कौन सा वैल्यू, हाँ इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरा कितना आएगा 4, देन 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, देन 5 0.04, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन A3 निकालूंगा मैं, तो 2.42 माइनस 2.624। अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 4, और 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, ये कितना आएगा 0.204। फिर उसके बाद में डेल A4 2.71 माइनस 2.624, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 0, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 0.086। ठीक है, और ये वाला माइनस में आएगा, 2 ए की पावर A5 हो जाएगा आपका 2.80 माइनस 2.624। इसमें भी ये वैल्यू बड़ी है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो ये 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, कितना आ गया 0.176 प्लस का। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं मोड में चेंज कर लेता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा डेल A2 0.064, और ये आपका आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल A3 0.204। ऐसी सारी वैल्यू हम लोग मोड में लिख लेते हैं। A4 0.086, A5 0.176। ठीक है, सारा वैल्यू निकाल लिया हमने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर का हम क्या निकालने वाले, मीन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेल ऑफ मीन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को ऐड कर दो। फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं रखना है, जैसे कि मैंने बोला था, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें क्या मीन है, तो मीन में सारी वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऊपर। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज से। 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब इन सब की वैल्यू लिख दो, कितना है 0.006, 0.064, 0.204, 0.086, 0.176, और डिवाइडेड बाई कितना है 5 है। ठीक है, तो आप अब इसको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद में किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 2 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 3 2 1 3 3 2 5 5, 0.536 डिवाइडेड बाई 5। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेना कॉपी पे। 0.1 एंड ये 0, 5 7 या 35, 5 2 10, कितना आ गया 0.1072। ये आपका क्या निकल के आ गया, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकल के आ गया। तो एब्सोल्यूट एरर समझ में आया, मीन समझ में आया। अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ इसका रिलेटिव एरर। ओके, तो रिलेटिव एरर मैंने क्या बताया था, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर मीन टू द वैल्यू मीन, ऑब्जर्वेशन मीन। एब्सोल्यूट मीन कितना है 0.1072 डिवाइडेड बाई, एंड मीन कितना था हमारा 2.624। ठीक है, ओके, तो ये देखो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, इन परसेंट, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4.08%। मतलब ये जो आएगा आपका एरर होगा। ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेन जो मोटो था वो था आपको समझाना कि कैलकुलेशन को करना कैसे। सिंपल है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन लिखो,
ऑब्जर्वेशन के बाद में उसका मीन निकालो, मीन निकालने के बाद में उसको ट्रू वैल्यू बोल दो। फिर एब्सोल्यूट एरर का हमें पता है कि डिफरेंसेस बिटवीन द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट टू द मीन, सारी की वैल्यू निकालो। उससे जब सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ जाएंगे, तुम एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। इसकी जो मीन की वैल्यू आएगी वो ऊपर रखिए और जो मीन आया था उसको नीचे रखिए, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो परसेंटेज के फॉर्म में हमारा ये क्या पता चल जाती है, एरर। और हम लोग ज़्यादातर इसको नहीं मान के चलते हैं, किसको मान के चलते हैं, इसको, क्योंकि ये जो होता है वो क्या होता है, मोर प्रिसाइज होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। जहाँ आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और जो ये मेरा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो को, और क्वेश्चन मैंने दे रखा है उसमें जो भी है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं सबसे पहले पहला कराता हूँ, फिर मैं सेकंड कराऊंगा। तो टेम्परेचर ऑफ द 2 बॉडीज दे रखा है T1 एंड T2, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर का डिफरेंस और एरर फाइंड करनी है। तो सिंपल जैसे हम करते हैं, तो एक न्यू वेरिएबल मान लेते हैं हम T3, डिफरेंस निकालेंगे तो T2 माइनस T1, ग्रेटर में से लोअर माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए ऐसा गलती मत करिएगा कि 0.5 में से 0.5 कैंसिल करके आप 0 लिख दें, नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस, अगर सम कर रहे हैं तब भी हमारा एड जो एरर होगा वो भी ऐड हो जाएगा, माइनस करेंगे तब भी हमारा जो एरर है वो ऐड हो जाएगा। तो 0.5 और 0.5 ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कोई एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। तो T3 प्लस माइनस डेल ऑफ T3, तो जो डिफरेंस होगा आपका वो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका एरर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आप समझ में आया होगा आई होप। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर भले ही प्लस हो या माइनस हो, जो हमारी एरर होगी वो आपकी क्या होगी, ऐड ही होनी है। लेकिन जो आपका टेम्परेचर है वो आप साइन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होता तो 70 है, माइनस होता तो 30 है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखो, ये जो कॉम्बिनेशन के मैंने आपको तीन टाइप बताए थे, तीनों का यहाँ पे यूज़ है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसमें प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, और केस में पावर भी है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल क्या बताया था, मैं रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर हमारे पास में किसी एक टर्म की पावर है, तो मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी करके दिखाया था। इसको अलग अलग ले लो, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला लगा दो, तो जो रिलेटिव एरर आ रहा था पर अपना वो क्या आ रहा था, ट्वाइस ऑफ डेल ऑफ ए अपॉन ए आ रहा था, है ना। मतलब जितना पावर होता है वही उतने ही फैक्टर से हम आगे क्या कर देते हैं, उसकी रिलेटिव पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, तो सेम टू सेम मैं देखिए यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं रिलेटिव के लिए पूछा है, तो डेल जेड बाई जेड, ये मेरा रिलेटिव हो गया। रिलेटिव एरर के बारे में पूछा था, सिंपल यहाँ पे क्या है, ए की पावर 4, तो यहाँ पे फैक्टर कितना है, 4, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, मल्टीप्लाई रिलेटिव पावर, रिलेटिव एरर ऑफ ए, समझ में आया। देन बी पे आ जाओ, प्लस लगाएंगे, फिर ये 1/3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, डेल बी ओवर बी, ठीक है। देन ये जो सी है डिवीजन में है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सब में क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, डेल सी ओवर सी। यहाँ 3/2 पावर में है, तो ये 3/2 डेल डी ओवर डी। तो इससे क्या समझ में आया कि जो पावर है उसको आगे फैक्टर समझ के मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी तुम्हारा डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है उसको किससे रिप्लेस कर देना है, प्लस से। तो ये आपका किस में बदल जाएगा, रिलेटिव एरर में बदल जाएगा ये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब अगर इसी में आपकी वैल्यू दी गई होती कि ए दिया गया है, उसका एरर दिया गया, बी दिया उसका एरर दिया गया, देन फाइंड द रिलेटिव एरर ऑफ जेड, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखते जाते और आंसर सॉल्व करके निकाल देते, ठीक है। तो समझ में आया आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक बढ़िया क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, देन आफ्टर वी विल टेक अ ब्रेक एंड कम मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे। ओके, तो ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद में हम लोग एंड करेंगे क्लास को, तो इसको और समझते हो। और ऐसे क्वेश्चन IIT JEE मेंस में कई बार वैल्यूज चेंज हो के आए हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, और मैं फुल ट्राई करूँगा कि आपको कैसे भी करके इसे समझाऊँ। और आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, बस ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेजिस्टेंसेज लिए हैं R1 और R2, और R1 और R2 को हमने पहले सीरीज में कनेक्ट किया। तो जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तब हमें उसका टोटल जो कॉम्बिनेशन है उसका हमें रेजिस्टेंस बताना है। देन आफ्टर हमने उसे पैरेलल कनेक्ट किया तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो दोनों केस में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सीरीज का। तो सीरीज का तो बहुत ही आसान है। तो दो रेजिस्टेंस हो गए, इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। तो आप आगे वाले चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। तो वैसे भी 9th क्लास शायद में 9th और 10th में शायद हमें भी पढ़ा हो कि सीरीज और पैरेलल का क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इन्होंने NCERT क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें सीरीज के लिए ये यूज करना है, पैरेलल के लिए ये यूज करना है। ठीक है, तो ये मेरा R1 और R2, इन दोनों में करंट सेम होता है सीरीज में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, करंट दोनों में सेम है। तो यहाँ पे हम लोग R इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, R1 प्लस R2 के बराबर। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के क्या होगा, बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। जैसे कि मैंने बताया था दोनों को ऐड कर देंगे। 300 यहाँ पे तुम्हारा प्लस हो या माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होनी है, तो प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, तो ये आपका जो आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इन सीरीज केस। अब मैं पैरेलल के केस में निकालता हूँ। देखिए, तो कुछ नहीं है इसमें, जड़े बस ध्यान से चीज़ों को करना है। तो देखो इसने रिलेशन पहले ही दे दिया कि जो पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होता है वो किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 के। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ R1R2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे R2, यहाँ R1, और इसका मैं क्या कर दूंगा उल्टा, तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो R1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 100 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 200। तो ये कितना हो गया, 20,000 डिवाइडेड बाई 2/1 300। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से इसको डिवाइड देंगे 66.67 ओम। ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। लेकिन हमें इसमें रेजिस्टेंस के साथ में क्या फाइंड करनी है, एरर भी फाइंड करनी है। तो एरर के लिए देखो इन्होंने नया एक और रिलेशन दिया है हमें ये। अब ये रिलेशन आता कहाँ से है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, लेकिन समझने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपको लेकिन बता देता हूँ। ये जो रिलेशन आता है हमको इसको डिफ्रेंशिएट करने से। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये एरर का क्या है, डिफरेंस ही तो है। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x² एंड डेल एक्स ओवर डेल टी, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं 1/r का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल को ही, ये जो डी वाला ऑपरेटर होता है इसी को हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को उन्होंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये डेल आर अपॉन नीचे आर है तो इसका R² हो जाएगा, जैसे x² हो जाता है। ठीक है, माइनस भी आएगा साथ में। वैसे ये जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल R1 अपॉन R1²। वैसे ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा, डेल R अपॉन R², डेल R1 अपॉन R1² और डेल R2 अपॉन R2²। अभी मैं रिलेशन इस वजह से बताया कि ये ऐसा इन्होंने क्यों लिख दिया है, इसका रीज़न कहाँ से आया, तो मैंने ये आपको समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझना कि ये कहाँ से आ गया करके, मैं इसको पूरा आपको बताया हूँ कि कैसे आया। क्या किया हमने, इसका डिफ्रेंशिएट किया है इस वाले इक्वेशन को। तो जब इस वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसमें सिंपल हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल आर की, क्योंकि ये आर पता चल चुका है हमें 66.67। ये डेल आर की वैल्यू हमें पता है 3 एंड डेल R2 की वैल्यू 4, R1 और R2 पता है, सारी वैल्यू रख दो। तो ये आ गया डेल R अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 66.67 का होल स्क्वायर। डेल R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये 4 डिवाइडेड बाई 200 का होल स्क्वायर। तो अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल आर की। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। डेल आर का कितना आएगा, 1.8 ओम। ठीक है, तो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का था उसका एरर कितना आ गया, डेल आर। तो जब मैं इसको डायरेक्टली फुल लिखूँगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, आ गया आर का वैल्यू 66 पॉइंट, आर विल बी
66.67 प्लस माइनस 1.8 ओम। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो आपका सीरीज में ये आएगा और पैरेलल में ये आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है नो एनसीईआरटी वालों ने ये डायरेक्ट दे दिया है कि बच्चा इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल दे, लेकिन मैं बताना चाहता था कि ये मेन जो रिलेशन है वो आता कहाँ से। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट की फॉर्म ही एक्चुअल में ये है जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। आई होप कि समझ में आया होगा भाई, कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके जेईई मेंस में भी फ्रेम होते हैं, तो इनको थोड़ा सा बेस से लेके चलो। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। मैंने कोई फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कराया है, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं। आई थिंक ये 14 क्वेश्चन है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम एरर को यहीं पर पैक करते हैं और आगे देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है करके। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए और एक्टिव पाठशाला को वॉच करते रहिए। थैंक यू।